कुंडली इधर उधर मत करो। Good morning. Students, today we are going to learn a new lesson. Lesson number 3, that name is Effect of British Rule on our India. Yes. First upon we are going to discussion a first point, that name is Establishment of East India Company. हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कैसे हुई, कैसे आई? We have seen that due to geographical discoveries, the European powers reached the India coast. जैसे कि समुद्री रूट का इन्वेंशन हो गया, उस रूट को लेकर बहुत सारे यूरोपियन पीपल हमारे इंडिया के कोस्ट लाइन पर आने लगे, यानी हमारे इंडिया का जो सी बॉर्डर है यहाँ पर आने लगे. All the European including Portuguese, Dutch, French, British and entire the race of the capturing the India's market. ये जो तरह तरह के फॉरेन पीपल हमारे देश में आकर वो उन्होंने हमारा भारत का जो मार्केट है ये पूरा मार्केट कैप्चर करने की उन्होंने तैयारी की, उन्होंने कोशिश की. When the British came to India for trade purpose, the Portuguese had already settled here and they gave a bitter resistance. जब हमारे इंडिया में इंग्लैंड के पीपल्स ब्रिटिश हमारे इंडिया में पहुंचने से ही पहले पोर्तुगीज हमारे इंडिया में पहुंचकर वो सेटल भी हो गए थे, और उसके बाद ब्रिटिश आने के बाद में दोनों में थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू हो गया. Later a friendly relation developed between them, but to establish the domination over India, the British had to face the opposition from the French, Dutch and local rulers. ब्रिटिश यहाँ पर सबसे पावरफुल होने के कारण उनको अभी सबको डिफेंस करना था, सबको फेस करना था. इंडिया के पावर को, इंडिया के जो रूलर्स है इसको भी फेस करना था, फ्रेंच को फेस करना था, डच को फ्रेंच करना था, पोर्तुगीज को फेस करना था, और सबसे पावरफुल ब्रिटिश को बनना था. नेक्स्ट, ब्रिटिश एंड मराठा. हमने अभी तक देखो ब्रिटिश हमारे इंडिया में कैसे आए. उन्होंने पहले कर्नाटक, मैसूर, कोलकाता, सिख प्रांत, सिंध प्रांत, आज ऐसे डिफरेंट टाइप के प्रांत वो कैप्चर करते करते अभी उनकी फाइट है मराठों के साथ. अभी मराठों के साथ उनका क्या होता है, कैसे वो मराठों से विन होते, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे. ब्रिटिश एंड मराठास. मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया. हमारे इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ का जो मुंबई इलाका है, ये ब्रिटिश का मेन पार्ट था, मेन पोर्ट था, ठीक है, मेन सेंटर था. Nearby are territories, but the Maratha had strong hold over it. After the death of Peshwa Madhav Rao, his uncle Raghunath Rao approached for the help of the British due to his greed for a Peshwaship. This led to the entrance of the British in Maratha policy. आप सभी को पता है इंडिया, इंग्लैंड का यानी ब्रिटिश का जो साउथ इंडिया का इंडिया का जो वेस्टर्न, सॉरी यहाँ पर जो ब्रिटिश का वेस्टर्न इलाका जो है इंडिया का, ये मेन मुंबई था, बॉम्बे था. लेकिन बॉम्बे के इलाके में मराठी पेशवाई बहुत स्ट्रांग थी. इसकी वजह से ब्रिटिश को हमारे इस मुंबई इलाके के आसपास इंटरफेयर करना नामुमकिन था. इसके लिए, और उसके बाद दूसरी एक घटना हमारे महाराष्ट्र में ऐसे घटी, जो वहाँ के पेशवा थे जिसको हम माधवराव पेशवा थे. माधवराव पेशवा, इसका देहांत हो गया. इसके मरने के पश्चात उसके जो अंकल थे रघुनाथ राव अप्रोच फॉर द हेल्प फ्रॉम. तो रघुनाथ राव जो थे इनको लगा मैं ब्रिटिश की मदद लेकर यहाँ का पेशवा मैं बनूं. वैसे तो ब्रिटिश मराठा में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मराठा की जो इस इलाके पर जो होल्ड थी वो बहुत स्ट्रांग थी. इसकी वजह से वो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे. उनको मुंबई में उनका एक पोर्ट था, उनका एक सेंटर था, वहाँ पर वो ट्रेड करने की कोशिश करते थे. लेकिन पेशवा के निधन के बाद जो रघुनाथ राव को लगा कि मैं यहाँ का पेशवा बनूं. इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प लेकर उन्होंने वहाँ के पेशवा बनने की कोशिश की, और इसी कारण की वजह से हमारे मराठा में
ब्रिटिश की इंटरफेयर एंट्रांस शुरू हो गई। वो हमारे यहाँ पर मराठा में उन्होंने मराठा प्रांत में प्रवेश कर लिया। बाद में देखो क्या होता है, और जो ब्रिटिश जो है ना, ये भी बड़े होशियार थे। इन्होंने रघुनाथ राव को हम तुम्हें पेशवा बनाएंगे इस तरह की ग्रिड दे दी, यानी लालूच दे दी, और वहां के इलाके में ट्रेड करने की अनुमति फिर पेशवा ने किसको दी? ब्रिटिश को दी। इसकी वजह से दिस लेड टू एंट्रांस द ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स, और इसी तरह से मराठा के पॉलिटिक्स में, मराठा के राजकारण में ब्रिटिश का एंट्रांस हो गया। ड्यूरिंग 1774 to 1818 3 wars were fought between the Maratha and British। 1774 से लेकर 1818 के बीच में मराठा और ब्रिटिश, इसमें 3 लड़ाइयां हुई, 3 वार हुए। ये 3 वारों में क्या क्या हुआ देखिएगा, कौन जीता कुछ नहीं। द फर्स्ट ब्रिटिश मराठा वार unitedly faced the British and hence proved superior in 1782 with the Treaty of Salbai। the first Anglo-Maratha war came to end। और देखो पहले वार में क्या हुआ, मराठा ने पूरी तैयारी के साथ ब्रिटिश के साथ फेस किया, और उसी तैयारी के साथ उन्होंने विजय हासिल की, ब्रिटिश को उन्होंने हरा दिया, ब्रिटिश को डिफीट कर दिया। इसके बाद में सालबाई नाम का जो इलाका है हमारे भारत के, हमारे मुंबई के आसपास, उस इलाके की एक ट्रीटी हुई, सालबाई ट्रीटी यानी तह बोलेंगे उसको। सालबाई ट्रीटी के बाद में ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड हो गया। एंग्लो मराठा वार यानी इंग्रज मराठा का वार जो था एंड हो गया। फर्स्ट वार के आपको समझ में आ गया। सेकंड पर सब्सिडायरी एलियंस। अभी सब्सिडायरी एलियंस जो है ना, ये 3rd नंबर का पॉइंट है। यहाँ पर देखो, इसका मतलब मैं समझाता आपको, सब्सिडायरी एलियंस का मतलब क्या होता है। In 1798 लॉर्ड वेलेस्ली अराइव इन इंडिया एज गवर्नर जनरल। देखो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली हमारे इंडिया में आए। आने के बाद में उन्होंने उनकी नई पॉलिसी हमारे इंडिया में शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया देखो, वो गवर्नर जनरल बने यहाँ के। His objective was to establish the British dominion all over India। और उनका ऑब्जेक्टिव जो था, उनका गोल जो था, पूरे भारत में उनकी सत्ता इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ब्रिटिश की सत्ता, ब्रिटिश का गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ये गोल उन्होंने माइंड में सेट कर उन्होंने इंडिया के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। वो गवर्नर जनरल बनते ही उन्होंने सब्सिडियरी एलियंस, जिनको हम बोलेंगे तैनाती फौज, क्या बोलेंगे उनको? तैनाती फौज। इसके बारे में उन्होंने एक प्रपोजल रखा हमारे मराठा के सामने, हमारे इंडिया के रूलर्स के सामने। अकॉर्डिंग टू दिस एलियंस द इंडियन रूलर्स वेयर एश्योर्ड ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प। और इस एलियंस को लेकर हमारे मराठा और हमारे भारत के जो रूलर्स थे, इन्होंने देखो क्या किया, फिर ब्रिटिश पे विश्वास कर दिया, भरोसा कर दिया, और ब्रिटिश की मिलिट्री को हेल्प करना, ब्रिटिश की मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी। Where some terms laid on them, the Indian rulers have to maintain a British army in their court and have to pay cash or part of their territory to a company for its maintenance। देखो ब्रिटिश के पास अच्छी आर्मी थी, वेल डिसिप्लिन आर्मी थी ब्रिटिश के पास, और भारत के रूलर को भी लगता था कि इस तरह की आर्मी हमारे भी पास रहनी चाहिए। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, इन्होंने प्रपोजल रखा सब राजाओं के सामने कि देखो हम हमारी आर्मी आपको देंगे, लेकिन इस आर्मी का पेमेंट, इस आर्मी का रहन सहन खान पान, टोटल मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा, और ये आर्मी तुम्हें सपोर्ट करेगी। यहाँ के भारत के रूलर ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया, और उस आर्मी को पूरा का पूरा आर्मी का जितना खर्चा है वो हमारे यहाँ के रूलर देने लगे। लेकिन वो आर्मी टेम्पररी काम यहाँ के रूलर के लिए करती थी, लेकिन परमानेंटली काम वो ब्रिटिश के लिए करती थी। जब ब्रिटिश का ऑर्डर रहता था तब वो रूलर को छोड़कर ब्रिटिश के ऑर्डर को फॉलो करती थी। यानी कि उस आर्मी को मेंटेन करना, पेमेंट देना, उनकी सब बातें देख रेख करना, ये भारतीय राजकर्ता करते थे, और वो काम किसके लिए करती थी? मेन एम उनका ब्रिटिश के लिए। ये उल्टा हुआ कि नहीं? हमारे इंडिया के रूलर्स इस सब्सिडियरी एलियंस में फंस गए। यानी आगे चल के क्या हुआ, पूरे ऑल ओवर कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा, ये सब्सिडियरी एलियंस का।
ये सबसे बड़ा रीजन है हमारा। इसका मेंटेनेंस कौन करेगा? मिलिट्री का मेंटेनेंस कौन करेगा? हमारे इंडिया के रूलर। और ये काम किसके लिए करेगी? ब्रिटिश के लिए। लेकिन ये यहाँ की ब्रिटिश मिलिट्री हमारे इंडियन मिलिट्री को ट्रेनिंग देने का काम करती थी, और हायर पोजीशन जो है, इस हाईएस्ट पोजीशन पर ब्रिटिश मिलिट्री रहती थी और लोअर पोजीशन पर हमारे इंडिया की मिलिट्री रहती थी। ये बात ध्यान में रखो। अब आपको राइट द शॉर्ट नोट ऑन सब्सिडियरी एलियंस आया, तो एक बात समझ के लेना है आपको। ये जो ब्रिटिश मिलिट्री है, इसका मेंटेनेंस हमारे इंडिया के रूलर करते थे। इनका पेमेंट देना, इनको खान पान सब बातें करना, और ये मिलिट्री खास तौर पर ब्रिटिश के लिए काम करती थी। लेकिन हमारे भारत के राजकर्ताओं को लगता था कि ये मिलिट्री हमारे लिए काम करेगी। वास्तव में वैसा नहीं था। वो टेम्पररी इंडिया के रूलर्स के लिए काम करने वाली थी, बट वो परमानेंटली वो ब्रिटिश के ही आर्मी थी। अंत में उसको हुक्म ब्रिटिश ने दे दिया, तो वो ब्रिटिश के हुक्म को ही फॉलो करती थी। इसके दौरान हमारे भारतीय रूलर्स फंस गए थे। इसी को बोलते हैं हम सब्सिडियरी एलियंस। मतलब है तैनाती फौज। तैनाती फौज का मतलब है ब्रिटिश की फौज को भारत के राजकर्ताओं, भारत ने संभालना, भारत ने पेमेंट देना, भारत के राजाओं ने उनको संभालना, सब कुछ मेंटेनेंस भारत के राजाओं ने करना। और वो मिलिट्री काम किसके लिए करेगी? ब्रिटिश की मिलिट्री, ब्रिटिश की फौज ब्रिटिश के लिए। यह ऐसा उल्टा गणित हो गया था। हाँ, यहाँ पर आगे इन 1802 बाजीराव सेकंड साइन द सब्सिडियरी एलियंस ट्रीटी विद द ब्रिटिश। और इसके साथ साथ 1802 में हमारे बाजीराव जो थे ना, बाजीराव दूसरे बाजीराव सेकंड, इन्होंने भी सब्सिडियरी एलियंस पे सिग्नेचर कर दी। और हमारे महाराष्ट्र में भी इनका इंटरफेयर ज्यादा जोर से शुरू हो गया। दिस एलियंस इज वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई, बट दिस ट्रीटी वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार्स। देखो, कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज के तत्व पर चलने वाले जो मराठा सरदार है, इनको ये एलियंस, इनको ये ट्रीटी एक्सेप्ट नहीं थी, मंजूर नहीं थी। नहीं, ये गलत है। इनका मिलिट्री को मेंटेनेंस हम करेंगे और वो काम उनके लिए करेंगी। आगे चल के वो हुक्म उनका मानेंगी। मिलिट्री अंत में वो मिलिट्री किसकी है? फौज किसकी है? ब्रिटिश की है। हमें मेंटेन कर रहे हैं, हम टेम्पररी उनको रख रहे हैं, हमारी टेम्पररी हेल्प कर रही, लेकिन मेन ऑर्डर ब्रिटिश ने दे दी। तो वो ऐसे कुछ कहने वाले सरदार हमारे इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में थे। उन्होंने पेशवाई को डिफेंड भी किया, बट पेशवाई ने राज्य वो मेन लीडर होने के कारण किसी मराठा सरदार की उन्होंने नहीं सुनी। नतीजा क्या मिला? देखो, दिस लेड टू द सेकंड एंग्लो मराठा वार। और इसकी वजह से फिर दूसरा मराठा इंग्रज ब्रिटिश वार हुआ। पहले वार में कौन जीते थे? हम जीत लिए थे। मराठा की जीत हुई थी। पहले ब्रिटिश मराठा वार में मराठा की जीत हुई थी। अभी इस तैनाती फौज के कारण, इस सब्सिडियरी एलियंस के कारण अभी दूसरा मराठा वार हमारे देश में शुरू होगा। देखो क्या होगा। This led to the second Anglo-Maratha War. After the Viceroy of the British, there was a increased interference of British into the Maratha state. This became intolerable, and Bajirao II waged a war against the British. He was defeated in this battle, and in 1880 he surrendered to the British. In the meantime, the capital of Mughals was under the control of Daulat Rao Shinde. By the defeating the troops of Shinde, General Lake captured the Mughal emperor and gained a viceroy over the Hindustan. देखो, अभी ये सबसे बड़ी बात है। सेकंड मराठा एंग्लो वार में क्या हुआ? मराठा के कुछ सरदार ब्रिटिश को पहले से ही अपोज कर रहे थे, और जो सेकंड बाजीराव था, इन्होंने उनको सब्सिडियरी एलियंस की परमिशन देने के लिए उन्होंने ट्रीटी पे सिग्नेचर कर दी थी। तो हमारे सरदार माने नहीं। अंत में फिर फाइट हुई ब्रिटिश और मराठा में। हमारे सरदार पूरी ताकत लगाकर उससे फाइट करने की कोशिश की। अंत में फिर ब्रिटिश ने बाजीराव सेकंड को भी नहीं छोड़ा, वो भी सेकंड वार में पार्टिसिपेट हुए। तो उस सेकंड बाजीराव को पकड़कर उन्होंने अरेस्ट कर लिया, उन्होंने उनके कब्जे में ले लिया। और बाजीराव सेकंड और मुगल, इनकी भी जो लड़ाई थी, तो बाजीराव सेकंड ने कुछ मुगल को अपने अधिकार के नीचे रखा था, उनको भी छूट कर दिया। इसकी वजह से पूरे के पूरे भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन फैल गया, क्योंकि सबसे बड़ा डर उनको मराठा से था। अभी मराठा पे उन्होंने जीत हासिल कर ली। इस तरह से हमारे पूरे देश में ब्रिटिश की गवर्नमेंट, ये अभी पूरे देश को उन्होंने कैप्चर कर ली। छत्रपति प्रताप सिंह ने क्या किया, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे अंत में। Although the Pratap Singh
although the Peshwai came to end, Chhatrapati Pratap Singh of Satara was still ruling. Britishers signed a treaty with Chhatrapati Pratap Singh and appointed a Grand as officer assist him in the state affairs. But later the Chhatrapati was dethroned and exiled to Kashi. He died there in 1847. हमारे छत्रपति प्रताप सिंह जो थे, पेशवाई का अंत होने के बाद भी इन्होंने भी सातारा की गद्दी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वहां पर ब्रिटिश वाइसराय जो था जिसका नाम थे ग्रैंडअप, इन्होंने बड़ी कोशिश करके हमारे छत्रपति को भी उन्होंने पकड़ लिया और अंत में उसकी भी मृत्यु हो गई। ये हुई 1847 में। उसके बाद रंगो बापूजी गुप्ते, ये बड़े लॉयर थे, ऑफिसर ऑफ द छत्रपति फाउट टू द लीगल बैटल एंड वेंट टू इंग्लैंड, बट हिज एफर्ट्स वेर अनसक्सेसफुल। लेटर द लॉर्ड Dalhousie rejected the adopting policy and 1848 annexed the state of Satara। और इस तरह से रंगो बापूजी गुप्ते नाम के दूसरे एक हमारे यहाँ के लॉयर थे, उन्होंने सातारा के छत्रपति प्रताप सिंह है इसके खिलाफ केस लड़ने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम पर ब्रिटिश के लॉर्ड डलहौसी जिन्होंने हमारे भारत के संस्थान को खलसा किया था, ये डलहौसी का यहाँ पर इंटरफेयर हुआ। अंत में फिर किसी का कोई कायदा कानून नहीं चला, अंत में फिर पूरा सातारा संस्थान जो था वो भी ब्रिटिश के गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। इस तरह से हम पूरे के पूरे इंडिया पर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों।